सुधा को लगा कि घर में सब लोग चिंता कर रहे होंगे, लेकिन जब वो घर पहुंची तो किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा, मानो किसी को पता ही नहीं कि आज आने में उसे देर हो गई है। पिताजी और बड़े भैया ड्राइंग रूम में बैठे बातचीत कर रहे थे। छोटी बहन मीनू पति अमन के साथ आई थी। वह भी बड़ी भाभी के कमरे में माँ के साथ बड़ी और छोटी दोनों भाभियों के साथ बैठी गप मार रही थी। सुधा ने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और खुद ही रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। रसोई से आती बर्तनों की खटपट सुनकर छोटी भाभी आई और औपचारिक स्वर में पूछा, अरे सुधा दीदी आप आ गई, लाओ मैं चाय बना दूँ। नहीं मैं बना लूँगी, सुधा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया तो छोटी भाभी वापस चली गई। सुधा एक गहरी सांस लेकर रह गई। कुछ समय पहले तक यही भाभी उसके दफ्तर से आते ही चाय नाश्ता लेकर खड़ी रहती थी, उसके पास बैठकर उससे दिन भर का हालचाल पूछती थी, और अब सुधा के अंदर से हुक सी उठी। वह चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई। अब चाय के हर घूंट के साथ सुधा को लग रहा था कि वह अपने ही घर में कितनी अकेली, कितनी उपेक्षित सी हो गई है। चाय पीते पीते सुधा का मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। सुधा के पिताजी सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। स्कूल के बाद ट्यूशन आदि करके उन्होंने अपने चारों बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाया और बड़ा किया। चारों बच्चों में सुधा दूसरे नंबर पर थी। उससे बड़ा मनीष और छोटा दिनेश व मीनू थे। क्योंकि एक स्कूल के अध्यापक के लिए 6 लोगों का परिवार चलाना और 4 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना आसान नहीं था, इसलिए बच्चे ट्यूशन करके अपनी कॉलेज की फीस और किताब कॉपियों का खर्च निकाल लेते थे। सुधा अपने भाई बहनों में सबसे तेज दिमाग की थी। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। उसका रिजल्ट देखकर पिताजी यही कहते थे कि सुधा बेटी नहीं बेटा है, देख लेना सुधा की माँ, इसे मैं एक दिन अफसर बनाऊंगा। अपने पिता की इच्छा को जानकर वह दोगुनी लगन से आगे की पढ़ाई जारी करती। बीए करने के बाद सुधा ने 3 वर्षों के अथक परिश्रम से आखिर अपनी मंजिल पा ही ली और आज वह उच्च पद पर कार्यरत है। सुधा के माता पिता उसकी इस सफलता से फूले नहीं समाते। सुधा की माँ, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। मैं कहता था ना कि सुधा बेटी नहीं बेटा है। उसकी पीठ थपथपाते हुए जब पिताजी ने उसकी माँ से कहा तो वह गर्व से फूल गई थी। वह अपना पूरा वेतन माँ पिताजी को सौंप देती, अपने ऊपर बहुत कम खर्च करती। माँ पिताजी ने बहुत तकलीफें सहकर ही गृहस्थी चलाई थी, इसलिए वह चाहती थी कि अब ये दोनों आराम से रहे, घूमे फिरे। अक्सर वह दफ्तर से मिली गाड़ी में अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाती, उन्हें बाजार ले जाती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। मनीष और दिनेश पढ़ लिख कर नौकरियों में लग गए थे। उनकी नौकरी के लिए भी सुधा को अपने पद पहचान और पैसे का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ा था। सुधा की सारी सहेलियों की शादी हो गई। जब भी उनमें से कोई सुधा से मिलती तो उसका पहला सवाल यही रहता, सुधा तुम शादी कब कर रही हो? नौकरी तो करती रहोगी, लेकिन अब तुम्हें अपना घर जल्दी बसा लेना चाहिए। मनीष का विवाह हुआ, फिर कुछ समय बाद दिनेश का भी विवाह हुआ। तब भी माँ पिताजी ने उसके विवाह की सुध नहीं ली। समाज में और रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी। रिश्तेदार जो भी रिश्ता सुधा के लिए लेकर आते, माँ पिताजी या मनीष उन सब में कोई न कोई कमी निकाल कर उसे ठुकरा देते। इसी तरह समय बीतता रहा और घर में मीनू के विवाह की बात चलने लगी, लेकिन बड़ी बहन कुंवारी रहने के कारण छोटी के विवाह में अड़चन आने लगी। तभी सुधा के लिए अनुराग का रिश्ता आया। अनुराग भी उसी की तरह प्रशासनिक अधिकारी था। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि सुधा के घर वाले कोई कमी निकाल कर उसे ठुकरा पाते। रिश्तेदारों के दबाव के आगे झुककर आखिर बेमन से उन्हें सुधा की शादी अनुराग से करनी पड़ी। दोनों की छोटी सी गृहस्थी मजे से चल रही थी। शादी के बाद भी सुधा अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह अपने माता पिता को दे देती। एक ही शहर में रहने की वजह से अक्सर ही वह मायके चली आती। घर में खाना बनाने के लिए रसोइया था ही, इसलिए वह अनुराग के लिए ज्यादा चिंता भी नहीं करती थी। पर अनुराग को उसका यूं मायके वालों को सारा पैसा दे देना या हर समय वहां चला जाना अच्छा नहीं लगता था। वह अक्सर सुधा को समझाता भी था, लेकिन वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। आखिरकार अनुराग ने भी उसे कुछ कहना छोड़ दिया। अतीत की यादों से सुधा बाहर निकली तो देखा कमरे में अंधेरा हो आया था, पर सुधा ने लाइट नहीं जलाई। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके माता पिता ने अपने स्वार्थ के लिए उसकी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सुधा के माता पिता को हर समय यही लगता कि आखिर कब तक सुधा उसकी ज़रूरतें पूरी करती रहेगी। कभी तो अनुराग उसे रोक ही देगा। सुधा की माँ और भाभियाँ हमेशा अनुराग के खिलाफ उसके कान भरती रहती। उसे कभी घर के छोटे मोटे काम करते देख कहती, देखो मायके में तो तुम रानी थी और यहाँ आकर नौकरानी हो गई, यह क्या गत हो गई है तुम्हारी। माता पिता के दिखावटी प्यार में अंधी सुधा को तब उनका स्वार्थ समझ में नहीं आया था और वह अनुराग को छोड़कर मायके आ गई। कितना रोया था अनुराग,
कितनी मिन्नतें की थी उसकी, कितनी बार उसे आश्वासन दिया था कि वह चाहे उम्र भर अपनी सारी तनख्वाह मायके में देती रहे, वह कुछ नहीं बोलेगा, उसे तो बस सुधा चाहिए। लेकिन सुधा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे ठुकरा आई। भाभी के कमरे से अभी भी हंसी ठहाकों की आवाज़ें आ रही थी। सुधा को याद आया कि जब 3 साल पहले वह अनुराग का घर छोड़कर हमेशा के लिए मायके आ गई थी, तब सब काम उससे पूछकर किए जाते थे, यहाँ तक कि खाना भी उससे पूछकर ही बनाया जाता था। और अब अंधेरे में सुधा ने एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। मीनू की शादी हो गई। उसकी शादी में भी उसने अपनी लगभग सारी जमा पूंजी पिता को सौंप दी थी। आज वही मीनू माँ और भाभीियों में ही मगन रहती है, अपने ससुराल के किस्से सुनाती रहती है। दोनों भाभियाँ, भैया, माँ और पिताजी बेटी व दामाद के स्वागत में उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और सुधा अपने कमरे में उपेक्षित सी पड़ी रहती है। मीनू के नन्हे बच्चे को देखते ही उसके दिल में एक टीस सी उठती। आज उसका भी नन्हा सा बच्चा होता, पति होता, अपना घर होता। सुधा दीवार से सिर टिकाकर बैठ गई। तभी माँ कमरे में आई। अरे अंधेरे में क्यों बैठी है? माँ ने बत्ती जलाते हुए पूछा। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सिर में दर्द है। सुधा ने दूसरी ओर मुंह करके जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। सुन बेटी, मुझे तुझसे कुछ काम है, माँ ने अपने स्वर में मिठास घोलते हुए कहा। बोलो माँ, क्या काम है? सुधा ने पूछा। मीनू दशहरा पर मायके आई है तो मैं सोच रही थी कि उसे एक आध गहना बनवा दूँ। दामाद और बच्चे के लिए भी कपड़े लेने हैं। तुम कल बैंक से 25,000 रुपये निकलवा लेना। कल शाम को ही बाजार जाकर गहने व कपड़े ले आएंगे। ठीक है, कल देखेंगे, सुधा ने तल्ख स्वर में कहा। सुधा ने माँ से कह तो दिया पर उसका माथा भन्ना गया। 25,000 रुपये क्या कम होते हैं? कितने आराम से कह दिया निकलवाने को। इतने सालों से वह अपने पैसों से घर भर की इच्छाओं की पूर्ति करती आ रही है, लेकिन आज तक इन लोगों ने उसके लिए एक चुनरी तक नहीं खरीदी। माँ को मीनू के लिए गहने कपड़े खरीदने की चिंता है, लेकिन उसके लिए दशहरे पर कुछ भी खरीदना याद नहीं रहता। दूसरे दिन दफ्तर में सुधा का मन पूरे समय अनुराग के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसे अपने किए पर आज पछतावा हो रहा था। लंच में उसकी सहेली मेघना उसके कमरे में आ बैठी। अक्सर दोनों साथ साथ लंच करती थी। क्या बात है सुधा? मेघना ने कहा। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तू बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है। मेघना ने लंच करते समय जब अपनेपन से पूछा तो सुधा अपने आप को रोक नहीं पाई। अपने घर वालों के उपेक्षापूर्ण व स्वार्थी रवैये के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। देख सुधा, मैंने तो पहले भी तुझे समझाया था कि अनुराग को छोड़कर तूने अच्छा नहीं किया, पर तू मायके वालों के स्वार्थ को प्यार समझे बैठी थी और मेरी एक नहीं मानी। अब हकीकत का तुझे भी पता चल गया ना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी आंखें खुल गई है। सुधा की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। अब जाकर आंखें खुली है तेरी, लेकिन जब अनुराग ने तुझे मनाने और वो घर वापस ले जाने की इतनी बार कोशिश की, तब तो बेचारा मना मना कर थक गया। मेघना का स्वर कड़वा हो गया। मैं अपनी गलती मानती हूँ। अब बहुत सजा भुगत चुकी हूँ मैं। मेरे पास अपना कहने को कोई नहीं रहा। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ मेघना। इतना कह सुधा फपक पड़ी। सुधा को रोते देख मेघना का मन पिघल गया। उसे चुप कराते हुए वह बोली। देख सुधा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, देर हो गई है, लेकिन इससे पहले कि और देर हो जाए, तू अनुराग के पास वापस चली जा। तेरा पति होगा, अपना घर, अपना बच्चा, अपना परिवार होगा। मेघना ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया। लेकिन क्या अनुराग मुझे माफ करके फिर से अपना लेगा? सुधा ने सुबकते हुए पूछा। वह करे या न करे, पर तुझे अपनी ओर से पहल तो करनी ही चाहिए। और जहाँ तक मैं अनुराग को जानती हूँ, वह तुझे दिल से अपना लेगा, क्योंकि यह तो तुम भी जानती हो कि उसने अब तक शादी नहीं की है, मेघना ने कहा। सुधा ने आंसू पोंछ लिए। आखिरी बार जब अनुराग उसे समझाने आया था, तब जाते जाते उसने सुधा से यही कहा था कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे और मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। मेघना ने सुधा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। जा, खुशी खुशी जा, बिना संकोच के अपने घर वापस चली जा। बाकी तेरी बहन की शादी हो चुकी है, भाई कमाने लगे हैं, पिताजी को पेंशन मिलती है, उन लोगों को अपना घर चलाने दे। तू जाकर अपना घर संभाल। एक नई जिंदगी तेरी राह देख रही है। क्या करे क्या न करे, इसी उपाहोप में दशहरा बीत गया। त्योहार पर घर वालों के व्यवहार ने सुधा के निर्णय को और अधिक दृढ़ बना दिया। छुट्टियां बीत जाने के बाद जब सुधा ऑफिस गई तो मन ही मन उसने अपने फैसले को पक्का किया। ऑफिस में मेघना से पता चला कि अनुराग शहर में ही है, टूर पर नहीं गया है। शाम को घर पर ही मिलेगा। शाम को ऑफिस से निकलने के बाद सुधा ने ड्राइवर को अनुराग के घर चलने के लिए कहा। हर मोड़ पर उसका दिल धड़क उठता कि पता नहीं क्या होगा। सारे रास्ते सुधा
सुख और दुख की मिली-जुली स्थिति के बीच जूझती रही। 20 मिनट का रास्ता उसे 20 साल लंबा लगा था। गाड़ी अनुराग के घर के सामने जा रुकी। धड़कते दिल से सुधा ने गेट खोला और कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद ही अनुराग ने दरवाजा खोला। सुधा, तुम आज अचानक? आओ आओ, अंदर आओ। अनुराग सुधा को देखते ही खुशी से कांपते स्वर में बोला। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि सुधा को देखकर वह कितना खुश है। मुझे माफ़ कर दो अनुराग, घर वालों के झूठे मोह में पड़कर मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत दुख दिए हैं। पत्नी होने का कभी कोई फर्ज नहीं निभाया मैंने, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। क्या तुम मुझे फिर से? सुधा ने अपना बैग नीचे रखते हुए पूछा तो आगे के शब्द आंसुओं की वजह से गले में ही फंस गए। नहीं नहीं सुधा, गलती सभी से हो जाती है। जो बीत गया उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। यह घर और मैं आज भी तुम्हारे ही हैं। देखो, तुम्हारा घर आज भी वैसा का वैसा ही है। अनुराग ने सुधा को अपने सीने से लगा लिया। सुधा का जब सारा गुब्बार आंसुओं में बह गया तो वह अनुराग से अलग होते हुए बोली, मैं अपने मायके वालों के प्रति अपना आखिरी कर्तव्य पूरा कर आती हूँ। वह क्या सुधा? अनुराग ने आश्चर्य और आशंका से पूछा। उन्हें फोन तो कर दूं कि मैं अपने घर आ गई हूँ, वे मेरी चिंता न करे। सुधा ने हंसते हुए कहा तो अनुराग भी हंसने लगा। सुधा ने मायके फ़ोन लगाया तो उधर से माँ ने फ़ोन उठाया। हाँ सुधा, तुम कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुँची? माँ, मैं घर पहुँच गई हूँ, अपने घर, अनुराग के पास। यह क्या पागलपन है सुधा? यह सुनते ही सुधा की माँ बौखला गई। इस तरह से अचानक ही तुम? माँ और कुछ कहती, इससे पहले ही सुधा ने फ़ोन काट दिया। अपने नए जीवन की शुरुआत में वह किसी से उल्टा-सीधा सुनकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। उसे प्यास लगी थी पानी पीने के लिए। सुधा रसोई में गई तो देखा एक थाली में अनुराग दीपक जला रहा है। यह क्या कर रहे हो अनुराग? सुधा ने कौतूहल से पूछा। थाली सजा रहा हूँ, अनुराग ने उत्तर दिया। मेरे घर की लक्ष्मी आज आई है, इसलिए उसके स्वागत में दिए जला रहा हूँ, अनुराग ने सुधा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा तो सुधा का मन भर आया। अब वह पति पत्नी के इस अटूट स्नेह बंधन को हमेशा हृदय से लगा कर रखेगी। यह सोचकर वह भी दिए जलाने में अनुराग की मदद करने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब